अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर के दो अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है गायनोशियम, जिसे हम मादा कोट कहते हैं, और दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, असास मुखी बेज़क की साख्त, जिसे हम लोग कह सकते हैं तिरछे बेज़क की साख्त। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मादा कोट, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में गायनोशियम। गायनोशियम को और एक लफ्ज़ है अंग्रेजी में, उसे कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं? पिस्टिल। ये आप लोगों को याद रखना है। तो गायनोशियम को एक और लफ्ज़ है अंग्रेजी का, वो है पिस्टिल। देखिए, मादा कोट जो होता है वो मादा कोट मादा तौलीदी साख्त होती है पौधों में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने देखा था कि नरकोट जो होता है वो नरकोट नर तौलीदी साख्त होती है पौधे में, फूल में, आपको याद रखना है। उसी तरीके से जो मादा कोट होता है वो मादा कोट क्या होता है? मादा तौलीदी साख्त होती है, यानी ये मादा कोट ही वो साख्त होती है जहाँ पर मादा जवाजे, जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट, बनता है, तैयार होता है। तो मादा कोट की इकाई कार्पेल कहलाती है। क्या कहलाती है? मादा कोट की इकाई कार्पेल कहलाती है। आपके सामने यहाँ पर जो है तो गायनोशियम का या फिर कार्पेल का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल। तो मादा कोट की इकाई क्या कहलाती है? कार्पेल कहलाती है। कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगास्पोरोफिल। मेगा के मानी होते हैं बड़ा, स्पोरो आया स्पोर से बुजरा, और फिल के मानी होता है कि जहां पर, फिल यानी जगह, मेगास्पोर बनने की जगह, और मेगास्पोर ही वो जगह होती है जहां पर मादा जवाजे तैयार होता है। तो कार्पेल क्या कहलाता है? मेगास्पोरोफिल कहलाता है, क्योंकि वो किसको बनाता है? मेगास्पोर को बनाता है, या फिर जिसके अंदर मेगास्पोर तैयार होता है। अब देखिए, कार्पेल, जिसे हम गायनोशियम भी कह सकते हैं, यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर है। कार्पेल 3 हिस्सों में तकसीम होता है। सबसे ऊपरी हिस्सा कार्पेल का कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है? स्टिग्मा। उसे हम लोग उर्दू में कहते हैं कलगी। क्या कहते हैं उसको? कलगी। दूसरा हिस्सा जो होता है कार्पेल का या फिर मादा कोट का, वो होता है स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। और स्टाइल को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? मौसली। क्या कहते हैं उसको? मौसली। तीसरा हिस्सा जो आपको यहां पर निचला हिस्सा नजर आ रहा है, ये फूला हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये तीसरा हिस्सा मादा कोट का या फिर कार्पेल का कहलाता है बेजेदान, और उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवरी। तो यहां पर कार्पेल के या फिर गायनोशियम के या फिर मादा कोट के 3 अहम हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जिसे हम कहते हैं कलगी। दूसरे हिस्से को हम लोग कहते हैं स्टाइल, जिसे हम लोग कहते हैं मौसली। और सबसे निचला हिस्सा जो फूला हुआ हिस्सा होता है, वो तीसरा हिस्सा होता है कार्पेल का, मादा कोट का, और वो होता है ओवरी, जिसे हम लोग कहते हैं बेजेदान। और बेजेदान के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? बेजे। ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में? बेजे। तो आपको याद रखना है कि बेजा ही वो साख्त होती है जहां पर मादा जवाजे तैयार होता है। ओव्यूल ही वो साख्त होती है जहां पर क्या होता है? मादा जवाजे तैयार होता है। तो बेजेदान में बेजे ओव्यूल पाए जाते हैं। बेजेदान में बेजों की तादाद मुख्तलिफ अनवा में मुख्तलिफ होती है। देखिए, अब बहुत सारी अनवा है पौधों की, तो हर एक अनवा में या फिर अलग अलग अनवा में नंबर ऑफ द ओव्यूल, जो बेजों की तादाद है ओवरी के अंदर, बेजेदान के अंदर, वो अलग अलग रहेगी। किसमें एक रहेगा, किसमें एक से ज़्यादा रहेंगे। तो उसकी बिना पर यहाँ पर जो बेजेदान होता है वो बेजेदान की 2 किस्में होती है। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, चावल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैडी। दूसरा है आपके पास गेहूं, जिसे हम वीट कहते हैं। आम, मैंगो वगैरह के बेजेदान में सिर्फ एक ही बेजा पाया जाता है। कितना बेजा पाया जाएगा? सिर्फ एक ही बेजा पाया जाएगा। ऐसे बेजेदान को क्या कहते हैं? एक बेजवी बेजेदान कहते हैं, या फिर उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनी ओवलेट ओवरी। ऐसा बेजेदान जिसके अंदर सिर्फ एक ही बेजा पाया जाता है, ऐसे बेजेदान को एक बेजवी बेजेदान कहते हैं, या फिर उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनी ओवलेट ओवरी कहते हैं। आपको याद रखना है।
अब इसके बरक्स देखिए, टमाटर, भिंडी जिसे हम लेडीज फिंगर कहते हैं वगैरह के बेज़ेदान में एक से ज़्यादा बेज़े पाए जाते हैं। ऐसे बेज़ेदान को कसीर बेज़वी बेज़ेदान या जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मल्टी ओवुलेट ओवरी कहते हैं। यहाँ पर एक बेज़ा था बेज़ेदान में, यूनी ओवुलेट ओवरी। अब यहाँ पर बेज़ेदान में बहुत ज़्यादा बेज़े हैं, कसीर बेज़े हैं, तो कसीर बेज़वी बेज़ेदान या फिर अंग्रेजी में मल्टी ओवुलेट ओवरी। आपको ये दो टर्म्स बहुत याद रखना है, ये बहुत मर्तबा एमसीक्यूज में पूछे जा चुके हैं। अगर बेज़ेदान में एक बेज़ा पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, यूनी ओवुलेट ओवरी कहते हैं। अगर बेज़ेदान में बहुत ज़्यादा कसीर बेज़े पाए जाए तो ऐसी कंडीशन को ओवरी की क्या कहते हैं, मल्टी ओवुलेट ओवरी कहते हैं। आपको याद रखना है। देखिए, अगर फूल में एक ही कार्पेल मौजूद हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोकार्पस। क्या कहलाती है, मोनोकार्पस। अगर एक फूल है और वो फूल में सिर्फ एक ही कार्पेल पाया जाता है या फिर एक ही कार्पेल अगर है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पस। आपको यहां पर देखिए डायग्राम दिख रही है, यहां पर ये देखिए मोनोकार्पस, एक ही कार्पेल है। कितने कार्पेल है, एक ही कार्पेल है फूल में, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पस। आपको याद रखना है, यहां पर एमसीक्यूज बहुत मर्तबा बनते हैं। अगर फूल में एक कार्पेल है, कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोकार्पस। क्या कहलाएगी, मोनोकार्पस। अगर फूल में एक से ज्यादा कार्पेल है, क्या कंडीशन है, अगर फूल में एक से ज्यादा कार्पेल हो और वो एक दूसरे से आजाद हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अपोकार्पस कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहते हैं, अपोकार्पस। देखिए, आपको यहां पर बहुत ज्यादा कार्पेल दिख रहे हैं, यहां पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 कार्पेल है, लेकिन वो तीनों के तीनों कार्पेल क्या है, एक दूसरे से जुदा जुदा है, एक दूसरे से आजाद है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अपोकार्पस। क्या कहा जाता है, अपोकार्पस। आपको याद रखना है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि फूल होते हैं, फूल में बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा कार्पेल पाए जाते हैं। वो कार्पेल क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। उनका जो बेज़ेदान होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, मिला होता है। तो अगर फूल में 1 या 2 से ज़्यादा कार्पेल अगर मौजूद है, वो एक दूसरे से क्या है, मुत्तहद है, तो कंडीशन कहलाती है सिनकार्पस। क्या कहलाती है, कंडीशन सिनकार्पस। आपको याद रखना है। अगर फूल में एक कार्पेल है, मोनोकार्पस। अगर फूल में एक से ज्यादा कार्पेल है, वो एक दूसरे से क्या है, आजाद है, अपोकार्पस। अगर फूल में एक से ज्यादा कार्पेल है और वो एक दूसरे से मुत्तहद हो, जुड़े हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनकार्पस। बहुत मर्तबा इस पर एमसीक्यूज बनता है। देखिए, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है असासमुखी बेज़क की साख्त, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। असासमुखी बेज़क की साख्त, ये जिसे हम लोग कहते हैं तिरछे बेज़क की साख्त। पहले तो हमको जानना होगा कि हम लोग बेज़ा किसे कहते हैं। तो देखिए, बेज़ा पहले समझ लेते हैं, बेज़ा किसे कहते हैं। बीज रखने वाले पौधों में गिलाफ चढ़ा हुआ कलाबुजरा मेगास्पोरेंजियम बेज़ा ओव्यूल कहलाता है। क्या डेफिनेशन है इसकी, कि बेज़ा किसे कहते हैं, बीज रखने वाले पौधों में गिलाफ चढ़ा हुआ कलाबुजरा। देखिए, कलाबुजरा, कलाबुजरा ऐसा बुजरा होता है जहां पे क्या तैयार होता है, मादा ज़वाजे तैयार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलाबुजरा। तो बीज रखने वाले पौधों में गिलाफ चढ़ा हुआ कलाबुजरा मेगास्पोरेंजियम बेज़ा कहलाता है। और बेज़ा ओव्यूल ही वो साख्त होती है जिसके अंदर क्या तैयार होता है, मादा ज़वाजे तैयार होता है। आपको याद रखना है। अब देखिए, असासमुखी बेज़क किसे कहते हैं फिर, या फिर तिरछा बेज़ा किसे कहते हैं। ऐसा बेज़ा जिसका महवर मुड़ा हुआ हो और सुराखचे माइक्रोपाइल निचली जानिब मौजूद हो, तिरछा बेज़ा या फिर असासमुखी बेज़ा या फिर एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। क्या है, ऐसा बेज़ा जिसका महवर कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, और सुराखचे माइक्रोपाइल निचली जानिब मौजूद हो, वो क्या कहलाता है, तिरछा बेज़ा या फिर असासमुखी बेज़ा या फिर एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। बंद बीजा नबातात में या फिर एंजियोस्पर्म में इस किस्म का बेज़ा आम है। एंजियोस्पर्म में ज्यादातर जो बेज़ा पाया जाएगा
या फिर बंद बीजाना बताद में ज्यादातर जो बैजा पाया जाएगा फूल में वो कौन सा होगा? एनाट्रोपस ओव्यूल, असासमुखी बैजक या फिर तिरछा बैजा। कलाबुजरा खेजी, मेगास्पोरोजेनेसिस का अमल बैजे में ही अंजाम पाता है। जाहिर सी बात है, मेगास्पोर हम किसे कह रहे हैं? मेगास्पोर, मेगास्पोर जहां पर क्या तैयार होता है? मादा जवाजा तैयार होता है। मादा जवाजा जहां तैयार होता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर यानी कलाबुजरा खेजी, मेगास्पोरोजेनेसिस कहां अंजाम पाता है? बैजे में अंजाम पाता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोचक बुजरा खेजी का अमल कहां पे होता है? पोलन सैक में होता है, जीरे थैली में होता है। कहां पर होता है? जीरे में होता है, जीरे के अंदर होता है। जीरे को हमने क्या कहा था? माइक्रोस्पोर, ठीक है। और यहां पर बैजा क्या कहलाता है? मेगास्पोर। मेगास्पोर क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां पर ही क्या तैयार होता है? मादा जवाजे, ठीक है, याद रखना है आपको। बैजे की उमूदी तराश अगर हम लोग देखें तो बैजे में हमको मंदराजेल हिस्से नजर आते हैं। तो बैजे की उमूदी तराश में मंदराजेल हिस्से नजर आते हैं। उमूदी तराश जिसे हम लोग कहते हैं एलएस, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, है ना। अर्जी तराश, दो तरह की तराश होती है, एक होती है अर्जी तराश और दूसरी होती है उमूदी तराश। तो अर्जी तराश को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। और उमूदी तराश को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं एलएस। तो देखिए, अगर एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसकी हम उमूदी तराश को लेते हैं, तो उमूदी तराश में हमको मंदराजेल हिस्से नजर आते हैं। पहला हिस्सा आपको नजर आ, देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी, ये डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल की। तो यहां पर देखिए ये बैजा है, ये बैजा जो है तो कैसा है? तिरछा है, महवर इसका मुड़ा हुआ है। ये महवर कैसा है? मुड़ा हुआ है। और इसका जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल ये कौन सी जानिब है? निचली जानिब है। तो अगर बैजे का महवर मुड़ा हुआ है, माइक्रोपाइल निचली जानिब है, नीचे की जानिब है, तो इस तरह के बैजे को हम लोग क्या कह रहे हैं? तिरछा बैजा, या फिर उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? असासमुखी बैजा या फिर बैजक। और अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अगर हम एनाट्रोपस ओव्यूल की उमूदी तराश देखते हैं तो हमको मंदराजेल हिस्से उसमें क्या होते हैं? नजर आते हैं। तो देखिए आपको यहां पर पहला हिस्सा नजर आ रहा है बैजे का, वो है फ्यूनिकल। क्या कहते हैं उसको? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? दंडी। क्या कहते हैं उसको? दंडी। बैजे की दंडी, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक। बैजे की दंडी फ्यूनिकल। आपको हमेशा याद रखना है कि बैजे की दंडी क्या कहलाती है? फ्यूनिकल कहलाती है या फिर फ्यूनिकुलस कहलाती है। दो नाम है यहां पर, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकल बैजेदान में बैजों को अनोल नली, जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं, से जोड़ रखता है। और प्लासेंटा का अहम फंक्शन क्या होता है? प्लासेंटा जो होता है, अनोल नली जो होता है, वो बैजे को क्या फराहम करती है? तगजिया फराहम करती है, न्यूट्रिशन फराहम करती है, न्यूट्रिएंट फराहम करती है, गिजा फराहम करती है, जिसकी वजह से बैजे क्या आते हैं? नमो पाते हैं, डेवलप्ड होते हैं। यह आपको याद रखना है। एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल का ज्यादातर हिस्सा बैजे के जिस्म से जुड़ा होता है। देखिए जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल में जो फ्यूनिकल का ज्यादातर हिस्सा है, वो फ्यूनिकल का ज्यादातर हिस्सा कैसे जुड़ा होता है? बैजे के जिस्म से जुड़ा होता है। देखिए आपको यहां पर डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर फ्यूनिकल है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये फ्यूनिकल है। ये फ्यूनिकल, सारा हिस्सा फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल का ज्यादातर हिस्सा कैसे जुड़ा है? ये बैजे के जिस्म से जुड़ा हुआ है, ये बैजे के जिस्म से जुड़ा हुआ है। तो उस जगह को जहां पर फ्यूनिकल का ज्यादातर हिस्सा बैजे के जिस्म से जुड़ा होता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? रैफी। हम लोग क्या कहते हैं? रैफी। आपको याद रखना है, बहुत मर्तबा यहां पर सवालात पूछे जा चुके हैं। देखिए दंडी का मेन फंक्शन क्या होता है बैजे में? सहारा देना, सपोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, बैजे को तिरछा करना, और एसाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन के मानते कंडक्शन ऑफ द वाटर, कंडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, है ना। तगजिया फराहम करता है, गिजा वहां से लेगा वो अनोल नली से। तो अनोल नली किससे जुड़ी होती है? प्लासेंटा से। और प्लासेंटा का मेन फंक्शन क्या होता है? तगजिया फराहम करना, न्यूट्रिशन फराहम करना। किसको? बैजे को, ओव्यूल को। तो इसीलिए उसका मेन फंक्शन क्या होता है? एसाल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन। याद रखना है आपको। देखिए बैजे का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है उसका जिस्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द ओव्यूल। क्या कहते हैं उसको?
बॉडी ऑफ द ओव्यूल। देखिए फ्यूनिकल से फूला हुआ हिस्सा जुड़ा होता है, बेजे का जिस्म कहलाता है। ये फ्यूनिकल है ना, ये फ्यूनिकल से जो हिस्सा फूला हुआ हिस्सा है ये जुड़ा है, वो जिस्म से वो जो हिस्सा वहां पर जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, बेजे का जिस्म कहलाता है। ये आपको याद रखना है। डंडी बेजे के जिस्म से जुड़ी होती है, वो हिस्सा हाइलम कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है हिस्सा, वो हाइलम। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है ये जो डंडी है और ये बेजे के जिस्म से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई यहां पर बेजे के जिस्म से, उस हिस्से को या फिर उस पॉइंट को, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। बहुत मर्तबा इस पर एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो डंडी बेजे के जिस्म से जुड़ी होती है, उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। याद रखना है। बेजे का जिस्म मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब जो मेन जिस्म है बेजे का, या फिर जो अहम जिस्म है, बॉडी है बेजे की, वो मंदरजल हिस्सों पर क्या होती है, डिपेंड होती है, या फिर उसमें मंदरजल हिस्से नजर आते हैं हमको। पहला हिस्सा होता है न्यूसेलस। पहला हिस्सा क्या होता है, न्यूसेलस। देखिए यहां पर ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा कहलाता है न्यूसेलस। बेजे का एक अहम हिस्सा है। यह बेजे के जिस्म का दरमियानी और अहम हिस्सा होता है। कैसा होता है, दरमियानी और अहम हिस्सा होता है। इसमें कई दोहरे मकबी खलियात होते हैं। यहां पे जो खलियात है, यह खलियात का जो शेप होता है, वो शेप कैसा होता है, मकबी होता है। और ये खलियात क्या कहलाते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स। और पैरेनकाइमेटस सेल्स कैसे होते हैं, मकबी होते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनका जो शेप होता है वो कैसे होते हैं, वो मकबी होते हैं। तो ये जो न्यूसेलस होता है, ये बेजे के जिस्म का दरमियानी और अहम हिस्सा होता है। इसमें कई दोहरे मकबी खलियात पाए जाते हैं। यह बेजे का मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर कहलाता है। देखिए बहुत अहम चीज है, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर कहलाता है। क्यों मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर कहलाता है, क्योंकि न्यूसेलस ही वो हिस्सा होता है जहां से या फिर जिसके खलिए से मेगास्पोर तैयार होता है। क्या तैयार होता है, मेगास्पोर तैयार होता है। और मेगास्पोर में क्या तैयार होता है, मादा जवाजे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। आपको याद रखना है। अब देखिए न्यूसेलस का जो अहम फंक्शन है, ये जनैनी थैली एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए होता है। ये जो मेन हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये ओव्यूल शेप या फिर बेजे की तरह हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो सैक। क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सैक। जनैनी थैली जिसमें असल मादा जवाजे क्या होता है, तैयार होता है। तो ये जनैनी थैली एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए होता है। ये फंक्शन होता है न्यूसेलस का, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ओव्यूल के जिस्म का या फिर बेजे के जिस्म का दूसरा हिस्सा, जिसे हम कहते हैं गिलाफ्चा। क्या कहते हैं हम उसको, गिलाफ्चा। और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं हम, इंट्यूगमेंट। क्या कहते हैं उसको, इंट्यूगमेंट। देखिए गिलाफ्चा न्यूसेलस के अतराफ हिफाजती गिलाफ होता है। क्या होता है, न्यूसेलस के अतराफ हिफाजती गिलाफ होता है। देखिए ये एक और ये दो, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हो गया न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अतराफ आपको उसको घेरे हुए एक गिलाफ की तरह स्ट्रक्चर आपको यहां पर नजर आ रहा है, जो कहलाता है हिफाजती गिलाफ। जो किसको घेरे हुए होता है, न्यूसेलस को घेरे हुए होता है, जो न्यूसेलस के कलाजा से नमू पाता है। यह हिस्सा होता है कलाजा का हिस्सा। ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। निचला हिस्सा क्या कहलाता है, बेस क्या कहलाता है, चलाजा। तो चलाजा से जो नमू पाता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है गिलाफ्चे, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट। दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। किसी के बेजे में, किसी पौधे के बेजे में क्या होते हैं, किसी ओव्यूल के बेजे में एक होता है, और ज्यादातर कितने होते हैं, दो होते हैं। ज्यादातर बनबीजा नबातात में दो गिलाफ्चे होते हैं, एक अंदरूनी इनर इंट्यूगमेंट। देखिए ये जो है आपका, ये गिलाफ्चे, ये एक गिलाफ्चे और ये दूसरा गिलाफ्चे। तो ये अंदर की तरफ का जो गिलाफ्चे आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है आपका इनर इंट्यूगमेंट, अंदरूनी गिलाफ्चे। और दूसरा बैरूनी, आउटर इंट्यूगमेंट, ये जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है आपका आउटर इंट्यूगमेंट। अगर ऐसा बेजा है जिसमें दो इंट्यूगमेंट पाए जाते हैं, दो गिलाफ्चे पाए जाते हैं, तो इस तरह का बेजा क्या कहलाता है, बायटैगमिक कहलाता है। क्या कहलाता है, बायटैगमिक। आपको याद रखना है। और अगर एक गिलाफ्चे रहेगा तो यूनिटैगमिक। याद रखना है। टेगमा कहां से बना, इंट्यूगमेंट से। दो है बायटैगमिक, एक है यूनिटैगमिक। आपको याद रखना है।
देखिए न्यूसेलस का जो अहम फंक्शन है, ये गिलाफ्चे का जो अहम फंक्शन है, ये न्यूसेलस का जननी थैली की, ये न्यूसेलस और जननी थैली क्या करता है, हिफाजत करता है। क्या करता है ये, न्यूसेलस और जननी थैली की हिफाजत करता है। बार आवरी के बाद बीज के गिलाफ में क्या होता है, तब्दील हो जाता है। अहम है कि इंटीग्मेंट इट इज ट्रांसफर इनसाइड द सीड कोट, यानी बार आवरी के बाद इंटीग्मेंट क्या बनाता है, बीज का गिलाफ बनाता है। यह आपको याद रखना है। बैजे का तीसरा हिस्सा कहलाता है कलाजा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं चलाजा, कलाजा, चलाजा, ठीक है ना। तो तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है, बैजे का कलाजा, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, चलाजा। न्यूसेलस का निचला हिस्सा होता है और यहां से गिलाफ्चे क्या पाता है, नमू पाता है। बाज़ात आपको बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्मेंट या फिर गिलाफ्चे कहां से नमू पाता है, तो कहां से पाता है, गिलाफ्चे से। आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको डायग्राम में देखिए एक मरतबा कि ये जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये हिस्सा कहलाता है कलाजा, निचला हिस्सा। न्यूसेलस का निचला हिस्सा क्या कहलाता है, कलाजा कहलाता है। आपको याद रखना है, न्यूसेलस का निचला हिस्सा कलाजा होता है और यहां से क्या नमू पाता है, गिलाफ्चे। बैजे का इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो होता है सुराखचा, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं उसको, माइक्रोपाइल। आपको याद रखना है, आपको उर्दू में और टर्म्स याद रखना है कि अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, सुराखचा। सुराखचे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो देखिए गिलाफ्चा न्यूसेलस को पूरी तरह से नहीं घेरता। गिलाफ्चा जो होता है, हम उसे हिफाजती गिलाफ कहते हैं, वो न्यूसेलस को घेरे हुए होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से उसको घेरता है क्या, नहीं घेरता। ऊपर की तरफ थोड़ा सा सुराख रह जाता है। क्या रह जाता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा सुराख रह जाता है। यहां पर डायग्राम में देखिए आप, यहां पर देखिए ये गिलाफ्चा घेर रहा है पूरी तरीके से, ये भी घेर रहा है इसको इधर पूरी तरीके से, लेकिन यहां पर वो मुसलसल यहां पर है क्या, नहीं, यहां पर थोड़ा सा सुराख रह जाता है, और इस सुराख को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। और इस सुराख को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। आपको याद रखना है। देखिए जो सुराखचा माइक्रोपाइल कहलाता है, बैजे का ऐसा सिरा सुराखचे वाला सिरा कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। यानी बैजे के जिस हिस्से पर, जिस तरफ माइक्रोपाइल पाया जाता है या फिर सुराखचे पाया जाता है, ऐसे हिस्से को हम लोग बैजे के क्या कहते हैं, सुराखचे वाला सिरा कहते हैं या फिर माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। आपको याद रखना है। देखिए सुराखचे का मेन फंक्शन क्या होता है, अफाल। ये जीरे नली को बारावरी के वक्त बैजे में दाखिल होने के लिए क्या फराहम करता है, रास्ता फराहम करता है। हमने देखे थे कि जो नर जवाजे बरदार है, वो नर जवाजे बरदार में क्या होती है, जीरे नली होती है। वो जीरे नली किसकी तरफ हरकत करती है, बैजे की तरफ हरकत करती है। अब बैजे की तरफ जब हरकत करेगी वो, तो बैजे में इंटर करेगी, बैजे में अंदर की तरफ जाएगी। अब जब वो अंदर जाएगी तो काय के जरिए से जाएगी, कौन उसको रास्ता फराहम करेगा, उसको रास्ता फराहम करेगा यहां पर सुराखचे। तो मेन फंक्शन, ये जीरे नली को एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, और जिसे हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, बार आवरी के वक्त बैजे में दाखिल होने के लिए क्या फराहम करता है, रास्ता फराहम करता है। आपको याद रखना है। बीज बनने के वक्त पानी दाखिल होता है। जब यहां पर बीज तैयार होता है अंदर की जानिब फल में, तो वहां पर बैजे से बीज वहां पर बैजे से क्या तैयार होता है, बीज तैयार होता है। तो वहां पर वो क्या फराहम करता है, पानी फराहम करता है। पानी इसके जरिए से क्या होता है, अंदर दाखिल होता है, और यही वो हिस्सा है जहां से क्या होता है, रेडिकल बाहर निकलता है, रेडिकल की उपज होती है। आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बैजे के जिस्म का अगला हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत अहम हिस्सा है, और इसे हम लोग कहते हैं जननी थैली, एम्ब्रियो सैक। बाज औकात इस पर आपको नोट लिखने के लिए आती है कि एम्ब्रियो सैक पर नोट लिखिए, जननी थैली पर नोट लिखिए, क्योंकि यही वो अहम हिस्सा होता है जहां पर क्या तैयार होता है, मादा जवाजे तैयार होता है, एम्ब्रियो सैक। देखिए बैजे के न्यूसेलस में बैजवी एक गुना क्या होती है, जननी थैली होती है, जिसे मादा जवाजा बरदार या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक, ये देखिए स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका एम्ब्रियो सैक का, और यही वो हिस्सा है जहां पर क्या तैयार होता है, मादा जवाजे तैयार होता है,
और इस अगर यहां पर मादा जवाजे तैयार होता है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर उसे हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, मादा जवाजे बरदार। यहां पर मादा जवाजे तैयार होता है और वहां पर मादा जवाजे होता है, वहां पर जो है तो बनता है, आपको याद रखना है। देखिए जननी थैली सुराख्ची की तरफ होती है, किसकी तरफ होगी, है सुराख्ची की तरफ होगी, जिसमें 7 खलियात और 8 मरकजे होते हैं। कितने खलियात रहेंगे जननी थैली में, 7, और मरकजे कितने रहेंगे, 8। देखिए यहां पर पहले देखिए जननी थैली सुराख्ची की तरफ होती है। देखिए यहां पर डायग्राम में ये जननी थैली आपको यहां पर दिख रही है, ये देखिए ये जो होता है ये जननी थैली है, और ये जननी थैली एम्ब्रियो सैक ये किसकी तरफ दिखाई दे रही है आपको, सुराख्ची की तरफ दिख रही है। सुराख्ची को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, माइक्रोपाइल। तो ये किसकी तरफ है, सुराख्ची की तरफ है, जननी थैली। जननी थैली में कितने खलियात और कितने मरकजे होते हैं, 7 खलियात होते हैं, और कितने मरकजे होते हैं, 8 मरकजे होते हैं। देखिए आप कहां कैसे होते हैं। 3 खलियात सुराख्ची की जानिब होते हैं, 3 कहां पे हो गए, सुराख्ची की जानिब होते हैं, बेजा आला एग एपरेटस कहलाता है। 3 खलियात मिलकर ये सुराख्ची की जानिब होते हैं और क्या बनाते हैं, बेजा आला एग एपरेटस। देखिए ये सुराख्ची की जानिब, ये एक खलिया, ये दूसरा खलिया और ये तीसरा खलिया, 3 खलिए। ये कंबाइनली इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग एपरेटस। क्या कहते हैं इसको, एग एपरेटस। ये आपको याद रखना है, जिसमें 2 माविन खलिए सिनर्जिट्स, क्या कहलाते हैं, सिनर्जिट्स, और उनके दरमियान बैजा खलिया एग सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो हिस्सा है, तो 2 जो होते हैं वो माविन खलिए होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, सिनर्जिट्स कहलाते हैं, और उनके दरमियान बैजा खलिया, उनके दरमियान क्या होता है, बैजा खलिया। देखिए यहां पर ये एक सिनर्जिट, ये एक सिनर्जिट, और ये दरमियान में जो है, ये दरमियान में कहलाता है आपका एक सेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैजा खलिया। बार आवरी के वक्त एक नर जवाजी इस बैजे खलिए से क्या होता है, फ्यूज होता है, मिलता है, और क्या तैयार करता है, जुक्ता तैयार करता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या तैयार करता है, जुक्ता, और अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं हम, जाइगोट। आपको ये सारी चीजें याद रखना है। देखिए कलाजा की तरफ 3 खलियात, अब 3 तो हो गए, अब बचे कितने, 4 खलियात बचे। कलाजा की तरफ 3 खलियात जिदपा खलिए या फिर एंटीपोडल सेल कहलाते। कलाजा की तरफ 3 कहां थे पहले, माइक्रोपाइल की तरफ, अब 3 कहां पर है, कलाजा की तरफ या फिर चलाजा की तरफ, और वो क्या कहलाते हैं, जिदपा खलियात, या फिर उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए डायग्राम में देखिए यहां पर, ये आपके पास डायग्राम है, ये कलाजा का एंड है, कलाजा की तरफ ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 3 खलियात जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, कलाजा की तरफ, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स या फिर एंटीपोडल सेल, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अब बचा कितना खलिया, एक खलिया। एक खलिया जननी थैली कहां पे होता है, जननी थैली के दरमियान में वाक़ होता है, एकदम सेंटर में होता है, जिसमें 2 एक गुना कुतबी मरकजे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलार न्यूक्लिया होते हैं। ये दोनों मरकजे मिलकर 2 गुना सानवी मरकजा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। तो बेसिकली जो एक खलिया होता है वो जननी थैली के कहां पे होता है, एकदम सेंटर में होता है। देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, एकदम सेंटर में यहां पर जो होता है आपका एक खलिया पाया गया। लेकिन वो एक खलिया में कितने एक गुना कुतबी मरकजे हैं, 2। कितने मरकज है, ये एक खलिया है, लेकिन ये एक मरकजा और ये दूसरा मरकजा। ये मरकज कैसे, एक गुना मरकज है, कुतबी खलिया। बाद में ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बाद में ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2 गुना सानवी मरकजा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या कहलाता है, इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजा। यही वो मरकजा होता है जहां से दरो तखम बनता है, दरो तखम वजूद में आता है। तो इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजे को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, पेन। क्या कहते हैं, पेन। आपको याद रखना है। और पेन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजा, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए बन बीजा नबातात में आमतौर पर जननी थैली एक बुजरी, कितने होते हैं, एक बुजरी, दरो बुजरी, यानी एक बुजरा होता है जननी थैली में।
उसके बाद दोरोबुजरी एंडोस्पर्म बनता है और 7 खलिए और 8 मरकज़ों वाली होती है। और इस तरह के जननी थैली की किस्म को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? यहां पर एक बुजरा होता है ना, एंडोस्पर्म तैयार होता है, 7 खलिए होते हैं और क्या होते हैं? 8 मरकजे होते हैं। तो यहां पर 3 खलियात के 3 मरकजे, 3 खलियात कहां पे होते हैं? माइक्रोपाइल की तरफ, उसमें 3 मरकज है। 3 खलियात कहां पे होते हैं? चलाजा की तरफ, उसमें 3 मरकज है, 6 है ना। 6 खलियात, 6 मरकज है। और एक कहां पे होता है खलिया? बीच में होता है। कितने हो गए? 7 खलियात। लेकिन वो 7 खलियात में कितने एक गुना मरकजे होते हैं? 2। तो यहां पर मरकजे कितने हुए? 8 और खलियात कितने हुए? 7। तो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि बंद बीजान अवताद में जो जननी थैली होती है, एम्ब्रियो सैक होता है, वो कौन सी किस्म का होता है? पॉलीगोनम। कौन सी किस्म का होता है? पॉलीगोनम। ये आपको याद रखना है। कौन सी किस्म का होता है? पॉलीगोनम। ये आपके पास दिया हुआ है यहां पर। देखिए यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब ओव्यूल है। ज्यादातर बंद बीजान अवताद में हमने कहा वहां पर कि आमतौर पर जो है तो एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, लेकिन अलग अलग पौधों में अलग अलग ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ओव्यूल की कुल 6 किस्में होती है। आपको बहुत मर्तबा एमसीक्यूज में ये सवाल पूछा जा चुका है या फिर जा सकता है, इसलिए फॉर योर इंफॉर्मेशन आप ये जहन नशीन कर लीजिए। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 6 बैजों की किस्में होती है। पहला देखिए, आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर के ज़रिए से मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। पहला देखिए, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लीजिए। उसके बाद है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाज़ औक़ात आपको स्ट्रक्चर होता है नीट एग्जामिनेशन में, सीटी एग्जामिनेशन में, और वो आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा ओव्यूल है। तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। फिर उसके बाद एनाट्रोपस ओव्यूल जो अभी हमने देखे यहाँ पर। उसके बाद देखिए एनाट्रोपस के बाद हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर देखिए। एम्फीट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर को देखिए, और कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो वैसे तो ओव्यूल के टाइप्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑर्थोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और कैम्पिलोट्रोपस। आपको याद रखना है। हमारे साथ अगले वीडियो के लिए जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।